हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विश्वा क्लासेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और इलेक्ट्रॉन थ्योरीज क्या हैं। आज शुरू करने से पहले हम बताएं कि हमें जानना आवश्यक है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहला हमारी हेडिंग है फंडामेंटल चार्ज, जिसमें आपको पढ़ना है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। इसमें पढ़ेंगे कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। जैसे कोई कण होता है, किसी भी कण पे छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। किसी भी कण पे जो मिनिमम चार्ज होता है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जानने वाली बात यह है कि जो हमारी वैल्यू होती है ई के आगे, किसी पे हो सकता है कि कोई कण पे 1 ई का चार्ज हो, किसी पे 2 ई का चार्ज हो, किसी पे 3 ई का चार्ज हो। इसी तरह एन की वैल्यू हमारी 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती रहती है। हमारी एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, 0.5 ई नहीं होगी कभी भी। यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है हमारी एन ई की, यहाँ से n की वैल्यू कभी हमारी 0.5 ई नहीं होगी, 0.75 ई नहीं होगी। मतलब कि कहने की बात यह है कि जो हमारे चार्जेस होते हैं किसी कण पे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। तो आवेशों के इस गुण को हम आवेशों का क्वांटीकरण बोलते हैं या उसका क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा -e होता है, प्रोटॉन पे +e होता है, अल्फा कण हमारा पे +2e होता है। और e की वैल्यू हम सभी को पता है कि जो हमारी e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम हमारा आवेश को मापने का मात्रक होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है कूलाम का नियम। ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आगे पढ़ेंगे तो आगे भी यूज आता ही रहेगा इस नियम का। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे आवेश होते हैं वो प्लस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब दो आवेश समान होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जब दो आवेश असमान होंगे, मतलब एक पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। कूलाम्स का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के साइंटिस्ट कूलाम ने दिया था। उनके अनुसार जो दो पॉइंट चार्जेस होते हैं Q1 या Q2, हमारे दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो इनके बीच या तो प्रतिकर्षण बल काम कर रहा होगा या तो आकर्षण बल काम कर रहा होगा। ये तो इनके चार्जेस पे हो सकता है। अगर ये दोनों प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, अगर प्लस एक माइनस होगा तो आकर्षित करेंगे, या अगर दोनों निगेटिव है तो प्रतिकर्षित करेंगे। ये इनके चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो कूलाम्स के अनुसार अगर दो बिंदु चार्ज हमारे हैं जिनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच पे लगने वाले बल के कैलकुलेशन के लिए हमें जो बल होता है, जिनके बीच में बल काम करता है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बनके निकलता है वो बनता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का पावर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R का पावर 2। तो जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक नियतांक आता है यहाँ पे K, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ पे ε0 निर्वात का काम करता है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये K की वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंटली आई हुई है, जिसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये नियतांक हमारा K होता है, जहाँ पे K की वैल्यू हमारी 1/4πε0 होती है, जिसकी वैल्यू हमारी 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है।
इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि F का मात्रक, यहाँ पे इसे देखना कि हम लोग बल कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मात्रक हमारा न्यूटन हो जाएगा। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। ये हमारा निर्वात में वैद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है, निर्वात की वैद्युतशीलता को दिखाता है। तो आइए देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमको पता होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9.0 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसी क्रम में हम अगर आगे देखें तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9, एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10 का पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू सबको पता होगी, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10 का पावर 9 होगा। और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एग्जाम में एप्सिलॉन 0 की जो यूनिट होती है, इसकी डायमेंशन बहुत पूछी जाती है, तो हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट की डायमेंशन काफ़ी बार पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं इसकी डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशन कैलकुलेट करने की जब बात आती है तो एप्सिलॉन 0 की हमको यूनिट पता है कि कूलम स्क्वायर होता है, और कूलम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ हमारा एम्पियर का स्क्वायर, और ये टाइम का स्क्वायर। ये सबको पता होगा यूनिट निकालना, जिसने नहीं पढ़ा है वो 11th में जाकर के सेकंड चैप्टर ही है, आपको जब मापन पढ़ाया था उसके बाद डायमेंशन का चैप्टर आता है, वहाँ पे आप लोग एक बार जाके रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन की सबको पता होता है, एक बार सब लोग कमेंट में लिख देंगे। MLT का पावर -2 होता है। उसके बाद होता है हमारा मीटर, जिसका वैल्यू है L2। तो इस जब बात आती है डायमेंशन कैलकुलेट करने की, तो जैसा कि मैंने कहा कि क्लास 11 में आपका सेकंड चैप्टर है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो कोई भी मतलब a का पावर अगर n होता है, ऊपर जाता है तो उसका पावर n हो जाता है। ये हम लोग मैथमेटिकल पढ़ चुके हैं। तो आइए इसी तरह इसको देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। इसकी डायमेंशन होगी m का पावर -1, l का पावर -3 और a का पावर 2 हो जाएगा, t का पावर 4 हो जाएगा। हम देखते हैं कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन 0 की जब हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो आता है m का पावर -1, l का पावर -3, a का पावर स्क्वायर और t का पावर 4 हो जाता है। ये हमारी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, हमारा बोर्ड एग्जाम हो, उसमें डायमेंशन का जब 1 नंबर का मार्क्स आता है तो उसमें एप्सिलॉन 0 कई बार पूछा जाता है। तो जैसा कि हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि k हमारा नियतांक होता है और नियतांक बीमा विहीन होता है। इसको हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। परावैद्युतों के लिए k की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है और धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। इसी क्रम में हमको ये भी जानना अति आवश्यक है यदि किसी आवेशों के मध्य में कोई परावैद्युतांक भरा होता है या बीच में लगा हुआ होता है तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है। जैसे कि देखते हैं कि F/F/K होता है। आइए बात करते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। में हमारी अगली हेडिंग है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। जैसा कि अभी हम लोग ने कूलॉम का नियम पढ़ रखा था कि कूलॉम का नियम हमारा होता है F=1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का पावर 2। इसी क्रम में जो हमको सदिश रूप में देना होगा, सदिश रूप मतलब वेक्टर फॉर्म में होता है। क्लास 11th में आप लोग ने वेक्टर पढ़ा होगा। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो होते हैं जिसमें आपको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जब किसी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो क्या कहलाते हैं? वेक्टर कहलाते हैं। वो राशि सदिश राशि कहलाती है। तो चलते हैं इसी क्रम में हम अपना कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप।
जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं एरो बना हुआ है जहाँ पे हमारे 2 चार्जेस है Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। यहाँ पे r कैप जो लिखा हुआ है ये यूनिट वेक्टर है। 1 2 मतलब चार्ज 1 से 2 की तरफ की दूरी है। इसी तरह अगर हमारा r यूनिट वेक्टर 2 1 देता है तो इसकी दूरी मतलब 2 से 1 की तरफ है। इसी तरह हमारा जो फोर्स है, फोर्स 1 से 2 की तरफ जो लग रहा है और F2 से 1 की तरफ लग रहा है। तो इसके लिए जो हमारे कूलम्ब्स के नियम आएंगे वो कुछ इस तरह होंगे। फोर्स Q1 के लिए हमारा कूलम्ब का नियम पहला होगा जो Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है। वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप 2 नहीं सॉरी ये लग रहा है फोर्स हमारा 1 से 2 की तरफ, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो r कैप 2 1 हो जाएगा। और जो फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रहा है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर r वेक्टर 1। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारा r कैप 2 1 है ये यूनिट वेक्टर है। ये हम दर्शा रहा है कि चार्ज Q1 से Q2 की तरफ की जो हमारी दूरी है और जो 2 1 है ये इसको दर्शा रहा है कि तो दूरी है 2 से 1 की तरफ। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एकांक वेक्टर हैं। तो अगर इनको इक्वली दिखाया जाएगा तो इसमें निगेटिव का सिंबल आता है, हम लोग जानते हैं 1 से 2 की तरफ। तो जब ये दोनों मतलब ये जो माइनस सिंबल है दिखा रहा है कि इनकी दिशा एक दूसरे से विपरीत है। अब इससे स्पष्ट होता है कि F जो बल है 1 से 2 की तरफ लग रहा है और 2 से 1 की तरफ लग रहा है। जो Q1 चार्ज है हमारा Q2 की तरफ बल लगा रहा है और Q2 चार्ज हमारा Q1 पे बल लगा रहा है, लेकिन दोनों ही विपरीत दिशाओं में है। इस तरह से इस इक्वेशन के जरिए हम देखते हैं कि जो वेक्टर F1 2 और माइनस वेक्टर F2 से 1 जो फोर्स अप्लाई करा जा रहा है ये हमारे न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ये वाला। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उनके बीच अगर कूलम्ब का नियम काम करेगा कैसे लगेगा। तो देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत है जिसको बोलते हैं जब बहुत सारे आवेश होंगे तो उनके बीच अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, कूलम्ब का नियम लगाना है तो कैसे लगेगा, चार्ज कैसे कैलकुलेट होंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखते हैं ये हमारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड डॉट 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 Qn होता है। इसके बीच की दूरियां हमारा r कैप 1 2 दर्शा रहा है, r कैप 1 3 दर्शा रहा है जो कि चार्ज Q से 3 के बीच में है। r कैप 1 3 हो गया, 2 से 1 के बीच में है, r कैप 1 2 हो गया, Q1 के बीच में है तो हमारा r1 n हो गया। इसके पास फोर्सेस लग रहा है हमारा Fn, यहाँ पे लगेगा फोर्स F से 3 की तरफ लग रहा है तो फोर्स हो जाएगा हमारा F1 3, ये हमारा F1 2 हो गया। इसी तरह फोर्स जब हम लोग चार्जेस आवेश देखते हैं तो हम लोग आवेश Q2 से Q1 के कारण लिखेंगे। जब आवेश हमारा Q2 से Q1 के कारण हो जाएगा, इनके बीच जब हमको फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो हमारा हो जाएगा F1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r का 1 2 स्क्वायर r कैप 2 1। इसी तरह जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे Q3 और Q1 के लिए आवेश Q3 और इसी तरह जब हम आवेश Q1 और Q3 के लिए कूलम्ब्स के नियम जो उसके बीच में बल का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 से 3 की तरफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R1 3 का पावर 2 R 3 1 कैप। और जब nवे के लिए कैलकुलेट करेंगे तो F1n कैप इज इक्वल टू चार्ज हम लोग Q1 और Q1 के बीच में कैलकुलेट करेंगे, सॉरी फोर्स। तो देखेंगे F1 1n 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Qn nवे चार्ज के लिए देखना यहाँ पे ये है R 1n का स्क्वायर R कैप n 1
ये मिलता है। अब इन सभी चार्जेस को कंबाइन, अच्छा सारे फोर्सेस को कंबाइन कर लेंगे तो हमको जो भी चार्जेस के बीच में सारे फोर्स लग रहे हैं, जो सारे चार्जेस के बीच में, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, तो हमारा परिणामी बल हो जाएगा F1 इज इक्वल टू, हमारा परिणामी बल हो जाएगा F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, हमारा जो भी क्वेश्चन बनाए थे वहाँ से हम लोग लिख लेंगे Q1 Q2, यानी कि जो आवेश Q1 और Q2 के बीच में बल लग रहा था उसके इक्वेशन से आया था। ये सारा हम लोग लिख लेंगे अपना, R का 1 3 स्क्वायर और 3 1 कैप हो जाएगा, और फिर प्लस डॉट 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 प्लस करके यहाँ पे अपना आ जाएगा Q1 QN अपान R1N स्क्वायर और R कैप N1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग टोटल फोर्स अपना कैलकुलेट कर लेंगे। आइए अब चलते हैं, सीखते हैं हम कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है और वैद्युत बल के साथ इसकी तुलना करते हैं तो हमारा क्या परिणाम आता है, किस तरह से वैद्युत बलों से, गुरुत्वाकर्षण बल से हमारा ये कूलाम का नियम जो हमारा है, जो आवेशों के बीच में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये किस तरह से अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग होता है। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे EF से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और GF से ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर करें तो देखते हैं कि जो हमारा EF यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा, इसमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण बल होता है, इसमें प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स में माध्यम की आवश्यकता होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स में हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट हमारा यह होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से काफ़ी क्षीण होता है, यानी कि वैद्युत बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब बात इसी क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स ला है कि कूलाम से नियम का महत्व क्या है। कूलाम का नियम बड़ी दूरियों से लेकर छोटी दूरियां सभी माप सकते हैं, परमाणु दूरी नाप सकते हैं। बात परमाणु की करते हैं कि परमाणु में बीच में हमारा नाभिक होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक से हमारा एक बल के कारण बंधा होता है, इसको बोलते हैं वैद्युत बल। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो एक शॉर्ट रेंज फोर्स से बंधे हुए होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय बल। बात करते हैं कि सर जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक के मध्य हमारा वैद्युत बल काम कर रहा है, तो क्या हमारा प्रोटॉन के बीच में वैद्युत बल काम कर रहा है? तो जवाब मिलता है कि हाँ। भाई साहब यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसके बीच हमारा एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल काम करता है, जिसका मान बहुत ही सूक्ष्म होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्रोटॉन के बीच में कोई भी वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा वैद्युत बल होता है, इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर वैद्युत बल ना होगा तो जो हमारे भारी नाभिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। हमारा बात समझने वाली है, इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग कि जो हमारा वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है, जो हमारा यहाँ पे प्रोटॉन के बीच में विद्यमान होता है, अगर ये ना होता तो जो हमारे भारी नाभिक हैं रेडियो एक्टिव ना होते, और जो यूरेनियम है या उससे आगे के जो भारी तत्व होते वो स्थायी रूप में पाए जाते। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर हमारा वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो कि हमारा प्रोटॉन के बीच में विद्यमान होता है, अगर ये ना होता तो नाभिक के भीतर जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बात समझने का प्रयास करें यहाँ पे कि जो इसकी नाभिक के भीतर जो भूमिका होती है इसकी महत्वपूर्ण, कि जो भारी नाभिक जो है हमारे वो कभी रेडियो एक्टिव ना होते और यूरेनियम के आगे के जो भारी तत्व हैं वो सभी के सभी स्थायी होते। इस तरह से आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। हम लोगों ने सीखा कूलाम का नियम क्या होता है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, उसकी यूनिट सीखी, सदिश फॉर्म सीखा, बहुत सारे आवेश हों तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना सीखी और कूलाम के नियम का महत्व सीखा। तो अगली कक्षा में आप सभी को मिलेगा कि
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग होंगी हमारी अगले लेक्चर में, जो आप अगला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नेक्स्ट लेक्चर में ही आपके इस चैप्टर की पूरी जो कहानी है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 2 वीडियो में आपको हमारा न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए।